अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम मोना सथर इंडिया वाली है। मैं रेहान फाउंडेशन में एज अ पॉडकास्ट मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। आज एक बार फिर मेरे शो में एक नया मेहमान है और ये मेहमान जो है ये हमारे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में जो है फैसिलिटेटर है। और फैसिलिटेटर होने के अलावा और ये क्या-क्या करती हैं, आइए इनसे ही इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबा। वालेकुम अस्सलाम मिस मोनेस। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाला। जी रुबाब, तो रुबाब आप यहाँ पे फैसिलिटेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, वो उसके बारे में और उससे पहले आप क्या करती रही हैं, वो हमारे रीडर्स को बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, मैं रेहान मुनव्वर कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर हूँ और यहाँ अपने फैसिलिटेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मुझे अभी तकरीबन 1 महीना हो गया है। और इससे पहले कि अगर मैं आपको अपनी करियर की जर्नी बताऊँ, 2009 में स्टार्ट किया था मैंने एज अ प्राइमरी टीचर। उसके बाद तकरीबन 5 साल मैंने एज अ टीचर, प्राइमरी टीचर अपनी सर्विसेज अंजाम दी। दैन मैं प्रमोट हो गई थी हेड ऑफ स्कूल, तो वहाँ पर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखना और तमाम रिलेटेड टास्क, एसएसआर हो और ऑडिट हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और रिलेटेड टू ऑल द टास्क एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन, वो सब देखती थी। और तकरीबन उस इदारे में मेरा 12 साल का सफ़र रहा और जब 12 साल बाद मैंने 2021 में वो लेफ़्ट किया, तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जहाँ मैंने एचआर एंड एग्जीक्यूटिव के फ़राइज़ अंजाम दिए। और अब वहाँ से लेफ़्ट करने के बाद मैंने रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ पर 1 महीने का सफ़र जो है हुआ है और एज अ फैसिलिटेटर। सही, तो ये बताइए रुबाब कि आपने तो माशाल्लाह कितनी बड़ी-बड़ी पोस्ट्स पे काम किया है, आपने अभी बताया, तो अब सिर्फ़ फैसिलिटेटर होने का तजुर्बा कैसा है? बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर मैं अपनी 11-12 साला तजर्बे को यहाँ शेयर करूँ, तो वहाँ ये होता था कि मतलब हम लोगों को जो है वहाँ पर जस्ट सिखा रहे होते हैं चीज़ें और करवा रहे होते हैं और कमांड्स दे रहे होते हैं, हेड की पोजीशन पे होते हैं। बट यहाँ डिफरेंट थिंग ये है कि मेरी खुद की लर्निंग हो रही है। मतलब मैं खुद भी सीख रही हूँ, बच्चों को भी सिखा रही हूँ। तो ये जो दोनों तरफ से एक सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस है ना, उसने मेरे इल्म में, मेरी एनर्जी में और मेरे एक्सपीरियंस को 4 चाँद लगा दिए हैं, जो कि मैं सीख रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे सीखने में। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी हो और उस नौकरी को आप मज़े से कर भी रहे हो, तो वो नौकरी आपके लिए परफेक्ट चॉइस होती है। तो ये सूरत हाल है कि मेरी सीखने सिखाने का अमल बड़ा मज़ेदार गुज़र रहा है इस वक़्त। चलें, बहुत अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल आपने मेरी वाली बात कर दी रुबाब, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ कि जब आपकी पसंद की काम हो ना, तो आदमी को करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है उस काम को, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, लेकिन दिलचस्पी आपकी खुद के अंदर होनी चाहिए। मुसल्लत कोई भी चीज़ को नहीं करना चाहिए कि भाई तुम्हें तुम्हें इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन तुम ये काम करो। तो ये बहुत अच्छा है और वाक़ई सीखने के लिए तो रुबाब कोई भी उम्र नहीं चाहिए होती, इंसान किसी भी उम्र में सीखता है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अब ये बताइए, फैसिलिटेटर होने के साथ-साथ आप और क्या-क्या फ़राइज़ यहाँ मुनव्वर कैंपस में अंजाम देती हैं रुबाब इन द क्लास? क्लास में जैसा कि मेरा टाइटल है फैसिलिटेटर, तो वहाँ पर बच्चों को फैसिलिटेट करना होता है, जैसे कि उनका जो करिकुलम चल रहा होता है उसकी 100% इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना होता है कि हर बच्चे की अटेंडेंस पे यकीनी बनाना होता है। बच्चा डेली बेसिस पे जो टास्क कर रहा है, उसने वो टास्क मुकम्मल हद तक कर लिए हैं, उनकी ट्रैकिंग रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को डेली बनाना होता है। तो मेरे साथ और मज़ीद फैसिलिटेटर होते हैं, तो हम सब मिलकर बच्चों की परफॉर्मेंस पर, बच्चों की टास्क रिलेटेड जो उनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनको रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं। और जो उनका करिकुलम है लेवल 1 का, उसके मुताबिक उनको जो चीज़ें नई चीज़ें आ रही होती हैं वो हम सिखा रहे होते हैं। ठीक, ठीक। अच्छा ये बताइएगा अपना रुबाब, ये तो आपकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो गई, ज़ाहिर है अब बच्चे भी नए, आप भी नई। तो ये बताइए रुबाब कि उस पढ़ाई में जो आप करती चली आ रही थी, जितना भी आपका 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, और इस पढ़ाई में क्या फ़र्क है?
इस पढ़ाई में सबसे वाज़ह फ़र्क तो ये है कि उस वक़्त में हम मोबाइल और लैपटॉप से तो हमें दूर रखा जाता था, और अगर इन केस कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम अपने मोबाइल ले जाया करते थे तो हम पे फ़ाइन पे हो जाता था कि मोबाइल नॉट अलाउ इन द क्लासरूम, और ये और वो, मतलब एक खौफ और हिरासत फैली रहती थी कि मोबाइल कोई डेंजरस ज़ोन होता है जो हम कभी यूज़ नहीं कर सकते अपने एजुकेशन के मामले में। बट मैंने यहाँ की ये देखा कि मोबाइल जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप जो उनका शौक होता है, वो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी लर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह चीज़ों को सीख सकते हैं, कैसे वो करिकुलम्स के लिए अपने टास्क से रिलेटेड चीज़ों को लैपटॉप और मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बच्चों के लिए, कहते हैं ना कि मोबाइल से तो बच्चे दूर होना ही नहीं चाहते हैं, बट उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करवाना, ये एक बेहतरीन पैटर्न है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है एजुकेशन लर्निंग के लिए। तो ये फ़र्क है कि हमने किताबों कॉपियों से हट के कभी जाना ही नहीं कि एजुकेशन कुछ और भी होती है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि मुझे अपनी एजुकेशन में हमेशा ये लगा कि टीचर सामने जो क्लासरूम में खड़ी हुई है, उससे ज़्यादा इल्म हमें कोई भी नहीं दे सकता। कोई चीज़ बनी ही नहीं है दुनिया में, टीचर के अलावा कुछ नहीं, जो उसने कह दिया वही 100% है। बट जैसे कि रेहान स्कूल में भी कोई टीचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, फैसिलिटेटर का है, क्योंकि टीचर के पास ना एक होता है कि एक महदूद थोड़ी सी उसके पास एजुकेशन होती है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी कॉम्पिटेंसी होती है। बट हम बात करें चैट जीपीटी की, बात करें हम एआई की, बात करें टेक्नोलॉजी की, ये एक लामतना ही है, इन्फिनिटी है, कभी ना ख़त्म होने वाली एजुकेशन है जो मुसलसल जो भी हम लिखें वो हासिल हमें दे देना खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ है इसमें जो मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन और इस एजुकेशन में वाज़ेह फ़र्क है। सही कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है रुबाब के बच्चों के तो मज़े आ गए कि भाई काम ही हमें मोबाइल और लैपटॉप पे ही करना है, जो चीज़ उनसे ली जाती है, घर में छीन ली जाती है, तो एक चीज़ आपको बाकायदा इज्जत के साथ दी जा रही है कि लो बेटा इसी पे काम करो। तो बच्चे भी, मैंने जहाँ तक देखा है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी इस डिजिटल तालीम को। तो ये है कि रुबाब, अब ये बताइए कि फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ फ्यूचर में बहुत काम आनी है बच्चों के, जो आजकल का बच्चा जनरेशन जो बड़ा होगा आगे? जी, बिल्कुल, इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 2024 के जिस साल में अभी हम मौजूद हैं, तो लोगों को इतने बड़े लेवल पे कोई अवेयरनेस आ गई है ना, कि बच्चे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थे उसको छोड़ के वो इस न्यू टेक्नोलॉजी और एआई की एजुकेशन की अहमियत समझते हैं और उसकी तरफ मुसलसल आ भी रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों की जो मैं तादाद जब मैं 1 महीने पहले आई थी वो कुछ और थी, आज माशाल्लाह बढ़ के और कुछ और है, और फिर वो ऑनलाइन में भी एडमिशन ले रहे होते हैं। तो ये जो एक सर्कल बढ़ रहा है ना बच्चों का, एडमिशन्स का, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट का, इससे साफ ज़ाहिर है कि हमारी आवाम और हम लोग इस तालीम की अहमियत को जानते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आगे जाके तो कुछ और ही न्यू चीज़ें सामने वक्त के साथ साथ अपडेट्स होती रहेंगी और आती रहेंगी। बट शुक्र अल्लाह का कि जिस वक्त में अभी हम हैं, हम लोगों ने उस ख्वाब से जाग गए हैं और होश में आ गए हैं और इस न्यू एजुकेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना चुके हैं। जी, बहुत 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 उम्दा बात कही है आपने रुबाब। और मैं भी इस बात को थोड़ा सा इस तरह क्लियर करूं कि रुबाब कभी कभी अक्सर और बेशतर मैं इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ अबाउट द कोर्सेज, अबाउट हमारी ऑनलाइन क्लासेस, अबाउट जो भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो रुबाब, जब लोग हमारे पेरेंट्स जो आते हैं तो वो जब हमारी फ़ीस सुनते हैं तो उनको बहुत एक शॉकिंग वाली बात लगती है। तो फिर वही मैं अभी अपने प्लेटफॉर्म से भी लोगों को कहूँगी कि यही एक छत के नीचे आपको सारा कुछ मिल रहा है। आप यही चीज़ें अलग अलग जगह जाके सीखें। पहले आप कंप्यूटर सीखेंगे, उसके बाद आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाके एआई से रिलेटेड काम सीखेंगे, उसके अलावा चैट जीपीटी के लिए आप अलग टीचर रखेंगे या अलग से कुछ आप ट्रेनर रखेंगे उसके लिए। तो आप ये देखिए कि वही पैसा जो आप 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपये करके 4 जगह खर्च करेंगे, वो पैसा एक छत के नीचे खर्च करके और इससे भी कहीं कुछ ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो क्या ऐसा ही है जैसा मैं कह रही हूँ रुबाब? देखिए, मैं ये समझती हूँ इल्म खुद इतना बड़ा एक ख़ज़ाना है कि जितना हम इन्वेस्ट अपने पे करते रहेंगे ना,
یہ اس سے ڈبل اور 3 ٹائمز 4 ٹائمز 10 ٹائمز ایون کہ 100 ٹائمز پلٹ کے واپس آتا ہے. کبھی یہ خزانہ کم نہیں ہوا. اور اگر میں بات کروں سپوز اگر فیس یا جو بھی اگر میں فائنینشلی طور پر اپنے ان کورسز کو اور اس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں ایجوکیشن کو, ہمیں یہ بھی تو سمجھنا ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں ہمیں ریٹرن کتنا ہوگا. جو میں 1 ٹائم دے رہی ہوں نا 100 ٹائمز مجھے ملے گا. یہ ہے ٹیکنالوجی انشاءاللہ. یہ ہے ٹیکنالوجی کہ اگر میں 1% اپنے پہ انویسٹ کر رہی ہوں تو 100% میں اس کو ریسیو بھی کر سکوں. اس کی مثال اس طرح بھی سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایک چیز ہوتی ہے برانڈ فیشن ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اگر میں خود فیشن کی شوقین ہوں تو میں تھوڑا بہت انویسٹ کروں گی اور کل کو ایک فیشن ڈیزائنر بنوں گی. ایک مطلب آہستہ آہستہ چیزیں گریجولی موو کرتی جاتی ہیں, پروموٹ ہوتی جاتی ہیں اور وہ ناکامی نہیں, وہ ترقی کی طرف ہمیں نظر آتی ہیں. تو بظاہر جسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم انویسٹ کر رہے ہیں, تو ایک بزنس مائنڈ اور ایک ماسٹر مائنڈ یہ پتہ ہے کہ میں جتنا انویسٹ کر رہا ہوں نا اس سے 100 گنا زیادہ مجھے ملے گا. اور ایک اور مثال ایڈ کروں گی کہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے 20 روپے کا 30 روپے کا, وہ میں نے بو دیا, یا کیلے کا بیج یا مینگو کا میں نے کر دیا, ایپل کا کر دیا. بٹ جب وہ تناور درخت بنے گا, اس پہ پھل نکلیں گے, تو جو ایک بیج لیا تھا آج میں اس سے کتنی بڑی اپنی مارکیٹنگ کروں گی, سیلنگ کروں گی فروٹس کی, تو وہ لاکھوں اربوں کھربوں کی کہانی ہوگی. انویسٹمنٹ تو صرف ہزاروں کی ہے. تو سملر اگر میں اس ایجوکیشن پہ اپنا تھوڑا پرسنٹ انویسٹ کر رہی ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے فیوچر کے بارے میں کہ انشاءاللہ وہ مجھے بہت جلد ریٹرن ہو جائے گا. انشاءاللہ. جی رباب, آپ نے بہت عمدہ اور بہت بہترین مثالیں دی. امید رکھتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو آپ ہماری بات ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو سمجھ آئی ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے آتے ہی بچے کو ایڈمیشن کرائیں. سر ریحان اللہ والا کی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں, سمجھیں. جس حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے, جو بھی آپ کو چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, اے آئی سے ریلیٹڈ ہو گیا, ہماری ABC ورک شاپ ہوتی تھی پہلے, اس سے ریلیٹڈ ہو گیا, آپ فری آف کاسٹ جو ہے اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ, اور آپ آ کے یہاں پہ اپنے بچے کا داخلہ کرائیں گے. تو رباب, آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی کلاس بھی شروع ہونے والی ہے, اسٹوڈنٹس بھی آ گئے ہیں. تو تھینک یو سو مچ رباب, آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی اچھی بات کری اور بہت مطلب نالج والی بات کری آپ نے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ رباب. ان دا اینڈ آپ کچھ ہمارے ویورز کو مزید کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی بالکل, میسج یہی ہے کہ ہمیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب سوتی ہوئی قوم کو جگانا پڑتا ہے, تو ہم پوری قوم کو ایک ساتھ نہیں جگا سکتے. ہم خود جاگیں, ہمارے سرکل انر سرکل میں جو لوگ ہیں ان کو جگائیں, اور جو اور مزید سرکل سے سرکل, جیسے کہ ریحان فاؤنڈیشن میں دیکھتی ہوں کہ ماشاء اللہ کنیکشنز اور سرکل جو بڑھتے ہیں نا, وہ تو خود اپنی ایک اعلیٰ مثال ہے. تو اسی لیے اپنے کنیکشنز کو بڑھائیں, اپنی چیزوں کو بڑھائیں, اور یہ جو تعلیم ہے اس کو پروموٹ کریں, اس کو جانیں سمجھیں, اور اپنے لیے اپنی قوم کے لیے اس کو سیکھیں, اور اپنے لیے بھی کمائیں, اپنی فیملی کے لیے بھی کمائیں, ایک اچھا مستقبل کو سنواریں. اور ضرور میں یہ کہوں گی اینڈ میں کہ اس تعلیمی سسٹم کو جو کہ یہاں پر کروایا جا رہا ہے ریحان اسکول میں, اس کو دیکھیں سمجھیں اور ضرور آپ بھی اس کا پارٹ بنیں. تھینک یو ویری مچ مس مونس. تھینک یو رباب, تھینک یو سو مچ ویورز. امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ انٹرویو بہت اچھا لگے گا, آپ اس سے کچھ اویئرنیس آئے گی آپ کے اندر, اور آپ ہماری طرف چل کے آئیں گے. اوکے رباب, اللہ حافظ, اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ حافظ. اللہ حافظ.